नमस्ते दोस्तों। हम्म। अम, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे जीवन का एकदम आधार है। बिल्कुल। मतलब जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, और वो है हमारा पर्यावरण। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, द वाइटल ब्रेथ, अ गाइड टू एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। हाँ, मैंने भी इसे पढ़ा, और यह स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ बाहर दिखने वाले पेड़, पहाड़ या नदियां नहीं हैं। सही कहा आपने। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बस छुट्टी के दिन देखने जाते हैं। पर्यावरण का सीधा सा मतलब है हमारे आसपास का वो सब कुछ जो हमें घेरता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसे हवा हो गई, पानी, पेड़ पौधे, जानवर और जमीन। बिल्कुल, ये हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमें हर सेकंड चारों तरफ से घेरे हुए है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम समझें कि ये पूरी मशीन किन बुनियादी चीजों से मिलकर बनती है। हाँ, और कैसे हमारे रोजमर्रा की गतिविधियां इसे नुकसान पहुंचा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे बचाने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो ये पर्यावरण वास्तव में काम कैसे करता है? देखिए, अगर हम द वाइटल ब्रेथ के अनुसार बात करें तो पर्यावरण मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। पहला है वायुमंडल यानी हवा, दूसरा जलमंडल यानी पानी, तीसरा स्थल मंडल जिसका मतलब है जमीन, और चौथा जीवमंडल होगा, यानी सभी जीव जंतु और पौधे। एकदम सही, जीवमंडल जिसमें हम इंसान भी आते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये चारों मंडल अलग अलग नहीं है, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। अक्सर किताबों में इन 4 मंडलों को समझाने के लिए किसी गाड़ी के 4 पहियों का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है वो उदाहरण कि एक पहिया खराब हुआ तो पूरी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ये उदाहरण ये नहीं बताता कि ये पहिए आपस में जुड़े कैसे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इस धरती को एक गाड़ी की बजाय एक जीवित शरीर की तरह देखें तो एक जीवित शरीर की तरह? जी हाँ, एक जीवित शरीर की तरह। ये तुलना कहीं ज्यादा सटीक है। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र होते हैं, वैसे ही इस धरती के भी हैं। तो मतलब जलमंडल या जो धरती का सारा पानी है वो इस शरीर का क्या होगा? जलमंडल इस शरीर के रक्त संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है। समझ रहा हूँ। जैसे खून हमारे शरीर के हर कोने में तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही समंदर की धाराएं गर्मी को पूरी धरती पर संतुलित करती हैं। अच्छा, तो अगर पानी सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वायुमंडल क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का तंत्र। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वायुमंडल इस ग्रह के फेफड़ों की तरह काम करता है। ये सूर्य से आने वाले खतरनाक रेडिएशन को बाहर रोकता है। और जो स्थल मंडल है यानी जमीन और पहाड़, वो इस शरीर के हड्डियों का ढांचा है। और इसी ढांचे पर हम सब टिके हैं, यानी जीव मंडल। हाँ बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, अगर शरीर के एक हिस्से में कोई बीमारी होती है तो क्या उसका असर बाकी शरीर पर नहीं पड़ता? पड़ता तो है, लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ पूछिए। मान लीजिए अगर किसी शहर में फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से हवा प्रदूषित हो रही है, तो हमें तो यही लगता है कि सिर्फ हवा खराब हुई है। जमीन या समंदर का उससे क्या लेना देना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हम इंसानों ने पाल रखी है। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम इतने गहरे स्तर पर जुड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक तथ्य बताती हूँ आपको जो शायद आपको हैरान कर दे। बताइए। जब हम कहते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा ध्यान सीधे जंगलों और पेड़ों की तरफ जाता है। हाँ, सीधी सी बात है, पेड़ ही तो ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का लगभग 50% हिस्सा दरअसल समंदर से आता है। क्या? 50%? मतलब हर दूसरी सांस जो हम ले रहे हैं उसकी ऑक्सीजन समुद्र से आ रही है? जी हाँ, समंदर के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन। वे ये काम करते हैं। अब देखिए, जब हम वायुमंडल में बहुत ज्यादा धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी हवा को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल,
तो समंदर उस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेता है, ये उसका प्राकृतिक काम है। अच्छा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो समंदर का पानी अम्लीय या कह लीजिए एसिडिक होने लगता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर पानी एसिडिक हो गया तो क्या ये समंदर के पौधे मर जाएंगे? ठीक यही होता है। पानी के एसिडिक होने से वे फाइटोप्लैंक्टन और मूंगे की चट्टानें नष्ट होने लगती हैं। ओह माय गॉड। तो अब आप खुद देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी। वायुमंडल में छोड़े गए धुएं से। हाँ, फैक्ट्रियों के धुएं से हवा प्रदूषित हुई। उस धुएं ने जलमंडल को एसिडिक बना दिया। जलमंडल के एसिडिक होने से जीवमंडल के वे पौधे मरने लगे जो ऑक्सीजन बनाते हैं। और जब ऑक्सीजन कम बनेगी तो उसका सीधा असर वापस वायुमंडल पर और फिर हम इंसानों पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है, एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट। जब हम आसपास के वातावरण को गंदा कर देते हैं तो उसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम आसमान में धुआं देखकर बस खांसते हैं, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि समुद्र के अंदर वो धुआं कैसे हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है। हाँ, और पर्यावरण खराब होने के मुख्य कारण यही तो हैं। पेड़ों की कटाई, फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों का प्रदूषण और प्लास्टिक का अधिक उपयोग। प्लास्टिक की बात पर मुझे एक सवाल पूछना है। जी बताइए। अगर हम धुएं या गंदे पानी की बात करें तो समझ आता है कि वे हवा और जल प्रदूषण कर रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भूमि प्रदूषण को इतने गंभीर संकट में कैसे बदल रहा है? मतलब एक पन्नी जमीन पर पड़ी है तो हवा या पानी को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्लास्टिक की असली तबाही सतह पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे शुरू होती है। जमीन के नीचे? हाँ, समस्या ये नहीं है कि प्लास्टिक गलता नहीं है। समस्या ये है कि प्लास्टिक टूटकर बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाता है जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ओके। अब मिट्टी कोई बेजान चीज तो है नहीं, ये एक जीता जागता सिस्टम है। मिट्टी के अंदर हवा और पानी के गुजरने के लिए बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक रास्ते होते हैं। यानी आप कह रही हैं कि मिट्टी भी सांस लेती है? बिल्कुल, मिट्टी भी सांस लेती है और जब ये माइक्रोप्लास्टिक जमीन में मिल जाता है तो यह एक दमघोटू कंबल की तरह काम करता है। ओह। यह मिट्टी के उन बारीक रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो इससे बारिश का पानी जमीन के नीचे नहीं रिस पाता होगा? बिल्कुल, पानी नीचे नहीं जाता। केचुए और वे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उनका दम घुटने लगता है और वे मर जाते हैं। बाप रे, मतलब प्लास्टिक असल में स्थल मंडल का गला घोट रहा है। हाँ, और अगर मिट्टी बंजर हो गई और उसमें कचरा भर गया तो जाहिर है कि वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। और जब जमीन पर जंगल कम होंगे तो फिर से हवा पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब प्लास्टिक की वजह से मिट्टी खराब हुई और जंगल कम हुए तो धुएं को साफ करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये तो एक बहुत ही भयानक दोहरा नुकसान है ना? मतलब हम ऊपर से पेड़ों को काट रहे हैं जिससे हवा जहरीली हो रही है और नीचे जमीन को कचरे और प्लास्टिक से चोक कर रहे हैं जिससे नए पेड़ उग भी नहीं सकते। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जब बारिश होती है तो ये सारा माइक्रो प्लास्टिक बहकर नदियों में और फिर समंदर में चला जाता है। उसी समंदर में जहां से हमारी ऑक्सीजन आ रही है? जी, वहां जाकर ये जलमंडल को प्रदूषित करता है और समुद्री जीवों के पेट में जाता है। तो मतलब हमारी फेंकी हुई एक प्लास्टिक की थैली ने पहले जमीन को खराब किया, फिर जीवमंडल को कमजोर किया, हवा को गर्म होने दिया और आखिर में पानी को भी जहरीला कर दिया। यही तो वाइटल ब्रेथ हमें समझाना चाहता है। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में हमें शुद्ध हवा, साफ पानी और सुरक्षित जीवन नहीं मिलेगा। अगर हम एक पेड़ के मैकेनिज्म को समझें, जब वो बड़ा होता है तो वो अपने आसपास एक माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु तैयार करता है। माइक्रो क्लाइमेट यानी अपने आसपास का एक अलग मौसम। हाँ, उसकी छांव जमीन के तापमान को कम रखती है जिससे मिट्टी की नमी उड़ने से बच जाती है। और उसकी जड़ें बारिश के पानी को जमीन के नीचे गहराई तक ले जाने के लिए पाइप का काम करती हैं। इससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। मतलब वो एक अकेला पेड़ स्थल मंडल यानी जमीन और जल मंडल यानी पानी दोनों की मरम्मत कर रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और जीव जंतुओं को घर देता है। तो कि पर्यावरण सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है बल्कि ये 4 गहराई से जुड़े हुए मंडलों का एक परिवार है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल।
बिल्कुल, जो हमारी हर सांस को संभव बनाते हैं। और हमने ये भी समझा कि कैसे हमारी ही गलतियां जैसे पेड़ों की कटाई और प्रदूषण इस सिस्टम को चोक कर रही हैं। हाँ, एक हिस्से को पहुंचाया गया नुकसान बाकी 3 हिस्सों को भी बर्बाद कर देता है। लेकिन सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो ये है कि हम छोटे-छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। बिल्कुल, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना, बिजली बचाना। क्योंकि अंततः स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। एकदम सही। हम एक बीमार धरती पर स्वस्थ रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। ये पूरा सिस्टम हम पर निर्भर है और हम इस सिस्टम पर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी गहराई से चीजों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये धरती हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार ली है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं, हम आज की चर्चा से जुड़ा एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद गहराई से सोच सकें। जब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि पर्यावरण की सेहत और हमारी सेहत एक ही बात है, तो जरा सोचिए क्या होगा यदि हमारी दुनिया का पूरा आर्थिक ढांचा इस सच्चाई को सचमुच अपना ले। मतलब मान लीजिए कि कल आप बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे पानी की बोतल। हाँ, जैसे एक प्लास्टिक की पानी की बोतल, और उसकी कीमत की पर्ची पर सिर्फ वो 20 रुपए ना लिखे हों जो दुकानदार को चाहिए। तो और क्या लिखा हो? उसके साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके छिपे हुए स्वास्थ्य मूल्य या हिडन हेल्थ कॉस्ट का भी स्पष्ट हिसाब दिया गया हो। ओह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। सोच के देखिए, अगर उस 20 रुपए की प्लास्टिक बोतल के लेबल पर यह चेतावनी लिखी हो कि इसे जमीन में गलने में 400 साल लगेंगे और ये मिट्टी को 100 रुपए का नुकसान पहुंचाएगी, तो ये एक छोटी सी जानकारी हमारे फैसलों को कितनी गहराई से बदल सकती है। क्या हम तब भी वो बोतल उतनी ही आसानी से खरीदेंगे? शायद नहीं। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। सुरक्षित रहें और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखें।